फिर से स्वागत करता हूँ सभी को एक और नए वीडियो में। हम चैप्टर सेट को कर रहे थे। आज पार्ट 3 वीडियो होने वाला है ये। इसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, जो कि है लॉज ऑफ द ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ फार्मूला भी देखने वाले हैं, जो फार्मूला आपको चाहिए होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए फार्मूलाज़ की बात करते हैं। तो फार्मूला ये है, पहला फार्मूला देखो, बहुत आसान सा फार्मूला है, याद रह जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आया है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो इसको हम वेन डायग्राम के मदद से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और मैं वही करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सारे के सारे फार्मूलेस एक साथ लिख देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दो नंबर फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसी का उल्टा अगर लिखूँ मैं, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब गौर से देखो वेन डायग्राम के मदद से हम इसको कैसे समझते हैं। गौर से देखो, अगर नहीं समझे तो और कभी भी समझ नहीं पाओगे, इसलिए ट्राई करो कि अभी समझ जाने की। ठीक है, ट्राई करो कि अभी के अभी तुमको समझ में आ जाए, बाद में बैकलॉग मत रखो इसको। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, इसको बैकलॉग रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी मतलब क्या, ए भी होगा, और पहला तो आपको ए होगा, ए वाला रीजन। ठीक है, ए वाला रीजन, फिर बी वाला रीजन। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। लेकिन एक बात है, बात क्या है? बात ये है कि जब हम सेट ए की बात कर रहे थे, वहाँ भी एक ऐसा रीजन था जो कि ये वाला रीजन है, जो कि बी में भी आ रहा था। सिमिलर केस में जब हम सेट बी की बात कर रहे थे, तब भी ये वाला रीजन जो कि सेट ए में भी है वो आ रहा था। मतलब ये जो रीजन है ये दो बार आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक बार माइनस कर दिया, इसलिए हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को। अब बोलोगे भाई ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों किया? बिकॉज ये जो रीजन है इसका जो यू कैन से वेन डायग्राम है वो कैसा होगा, ये ए में भी है और ये पार्ट बी में भी है, मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, कॉमन पार्ट है। समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। जब हमने देखो, मैं फिर से समझाता हूँ इसका आराम से। जब हम एन ए यूनियन बी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब हम ए यूनियन बी की जब बात करते हैं तो हम पहले ए दिखते हैं, है ना, ए देखते हैं, ए कौन सा है, ये वाला ए है। और फिर हम बी देखते हैं, बी कौन सा है भाई, बी है अपना ये वाला, कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, ये बी है। लेकिन एक बात है कि जब हमने ए पार्ट लिया था, जब हम ए पार्ट की बात कर रहे थे, तब भी ये वाला पोर्शन जो था वो आ रहा था। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था वो आ रहा था। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आ रहा था, सही बात है। और जब हम बी की बात कर रहे थे, तब भी देखा गया कि ये वाला रीजन जो है वो आ रहा था। मतलब ये वाला जो रीजन है ये 2 बार आ रहा था, 2 टाइम्स ये अपीयर हो रहा था। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स में से हमने इसको एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब माइनस क्या करना है, तुमको कैसे पता चलेगा कि इस वाले रीजन का वेन डायग्राम कैसा होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट? तो हमने देखा, हमने बहुत पहले से
हमने बहुत पहले से ही ये पढ़ के रखा था कि ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। मतलब सेट ए और सेट बी में अगर कुछ कॉमन है तो यही है। मतलब कॉमन का मतलब ये होगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी जो है ये हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये ए के टाइम में भी आ रहा था, बी के टाइम में भी आ रहा था। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक बार यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है, बिकॉज डबल टाइम आ रहा था। डबल टाइम तो होगा नहीं, मतलब डबल टाइम होने से तो गलत हो जाएगा आंसर, इसीलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया। क्लियर हुआ? तो क्यू फार्मूला में ये वाला पार्ट है, समझ में आया? ओके। फिर ए माइनस बी को देखते हैं। मुझे बताओ ए माइनस बी का वेन डायग्राम कैसा था? मैंने आपको करवाया था, तो मैंने बताया था कि ए माइनस बी को हम ओनली ए भी कहते हैं। ए माइनस बी को हम ओनली ए भी कहते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट होगा, इतना तक, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ ए का जो पार्ट है, अगर मैं देखूं तो इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर ए आ रहा है, ऑब्वियसली ए कौन सा? ए मतलब पूरा, ए मतलब ये पूरा रीजियन, ठीक है। लेकिन हमें पूरा रीजियन नहीं चाहिए, हमें कौन सा रीजियन चाहिए? हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजियन चाहिए जो कि येलो में मैं शेड कर रहा हूँ। तो बाकी का जो रीजियन है रेड में वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें इस रीजन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसको माइनस कर दिया, और इस रीजन को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पूरे ए से इस वाले पार्ट को माइनस कर दिया, बिकॉज हमें ओनली ए चाहिए। नहीं तो अगर हम इस पार्ट को भी लेंगे तो ये पार्ट जो है वो बी में भी है, लेकिन हमें चाहिए ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए में होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या कर दिया? इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी को हमने माइनस कर दिया। क्लियर बात? इसका उल्टा भी करेक्ट है। देखो, अगर मैं लिखता हूँ बी माइनस ए, मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ बी, ओनली बी की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बी। तो ओनली बी मतलब कौन सा पार्ट? ओनली बी मतलब ये वाला पार्ट, सही बात है, ओनली बी मतलब ये वाला पार्ट। लेकिन जब हम सिर्फ बी कहेंगे तो ये वाला रीजन पूरा आ जाता है, लेकिन हमें पूरा रीजन नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये वाला रीजन, ठीक है। हमें बस पिंक वाला रीजन छोड़ के हमें वाइट वाला रीजन चाहिए। वी नीड ओनली द वाइट रीजन। तो पिंक वाले रीजन को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमने माइनस कर दिया फिर से ए इंटरसेक्शन बी को, बिकॉज ये वाला रीजन जो है इसको हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो हमने इसको माइनस कर दिया बी से, ठीक है। पूरे बी से हमने इसको माइनस कर दिया, तो क्या रह जाएगा? ये वाइट वाला रीजन रह जाएगा। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? हाँ। तो वेन डायग्राम की मदद से हम इसको मतलब एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे एक फार्मूला में, अच्छा फार्मूला तो हो चुका है, आप एक क्वेश्चन दे देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। और भी अगर मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दोनों सेट है, ए और बी आर टू सेट्स, ठीक है। सच दैट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए सपोज 29 है, ठीक है, और कार्डिनल नंबर ऑफ़ बी जो है वो है आपका 36, ठीक है। कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ। अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एन कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी जो है वो आपका 70 है, ठीक है, 70 है, ओके। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी में कितने आपके एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे? हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? हम पहले वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फार्मूला ये रहा। इस वाले फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज़ दैट cardinal number of A is given 29, then cardinal number of set B is given 36 and cardinal number of set A union B is given 70। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि using cardinal number of A union B equals to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B। यहाँ पर क्या करना है? वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। ये 70 हो जाएगा, ये आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद ये बन जाएगा 36 और ये माइनस A
इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फिर इसको मैंने प्लस किया तो 70 माइनस ये प्लस करने के बाद बन जाता है 65। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 75 से 60 कर देता हूँ। ठीक है, 70 से 60 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 60 कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं, तो ये 60 हो चुका है। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 65 और ये माइनस n कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर -65 से 60 को मतलब चला जाएगा तो -5 रहेगा, इक्वल्स टू नेगेटिव में माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा तो n का वैल्यू मतलब n कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा 5। अब इसको हम वेन डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझते हैं। आइए, वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाता है मामला पानी। देखो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा, अरे सेम साइज़ का कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ये रहा, हो गया। फिर इसको हम थोड़ा सा बीच में लाते हैं, ये रहा। देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रेक्टेंगल को छोटा कर देता हूँ, रेक्टेंगल को। ओके, डन। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, अब देखो गौर से, सबसे पहले ए जो है वो 29 है, मतलब ये पूरा रीजियन 20 कितना है, 29 है, 29। ओके, समझ में आ गया, ये पूरा रीजियन 29 है। फिर बी मतलब क्या, बी का पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 है। ओके, 36 है। और ए यूनियन बी मतलब पूरा मिलाकर, ये पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाकर जो है वो वैल्यू है आपका 60। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये कॉमन वाला पार्ट, इसका वैल्यू है आपका 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये पूरा 29 है और ये वाला रीजियन 5 है तो बाकी ओनली ए कितना हो जाएगा, 29 माइनस 5 24। समझ में आया? अब देखो दिखाता हूँ, तो अब दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला रीजियन जो है ये 5 है। ठीक है, और हमें पता है कि पूरा ए जो है वो कितना है, पूरा ए हमारा 29 है। इसमें से पूरे में से ये वाला रीजियन ऑलरेडी हमें पता चल गया कि 5 है, तो बाकी का कितना होगा, 29 माइनस 5 24, बाकी का हो जाएगा आपका 24। और बी कितना है, ठीक है, बी 36 है। अच्छा, अब देखो मिलता है कि नहीं, हमें पता है कि पूरा रीजियन जो है वो कितना है, ये पूरा रीजियन 60 है। इसमें से इतना तक, इसमें से इतना तक ऑलरेडी कितना है, इतना तक ऑलरेडी 29 है। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 29 को 1 से चला गया, ये 5 31 आता है। ठीक है, अब ये जो 31 आया है, ठीक है, ये कौन सा रीजियन है, ये 31 जो आया है ये ए वाला रीजियन है। देखो ये वाला रीजियन 31, ये वाला रीजियन है 31। ठीक है, ये वाला रीजन 31 है, बिकॉज ये 5 है। ठीक है, तो 31 प्लस 5 कितना, 36, फिर 24 प्लस 5 29, और पूरा मिलाकर कितना 60। ठीक है, 31 प्लस 5 36 प्लस 29 कितना 60 आ रहा है। रुको 31 प्लस 5 36 और 24, सॉरी गलत बोल दिया, 36 प्लस 24 60 आ रहा है। ओके, समझ आ गया। ठीक है, समझ तो आ गया है। ओके, तो ये बाकी का जो रीजन है ये 31 है, और ये पूरा मिलाकर तुमको 60 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि लिखा भी है, ए यूनियन बी 60 है। ठीक है, तो ओनली ए कितना है, 24 है। लेकिन यहाँ पर तो भाई ए 29 लिखा है, तो याद रखना 29 का मतलब पूरा 29 नहीं है, मतलब ओनली ए 29 नहीं है। ये गलत मत, ये हमेशा गलत सोचते हैं लोग कि ए लिखा है मतलब सिर्फ और सिर्फ ए में 29 है। नहीं, ओनली ए 29 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ए में भी कुछ बी का पार्ट हो, जैसे कि देखो ए वाले रीजन में बी का कुछ पार्ट है, ये वाला बी का पार्ट है। ठीक है, और बी वाले रीजन में भी कुछ ए का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट है 5 है, तो ए का टोटल पार्ट 29 है, तो बाकी का इसमें 5 हो गया तो ये 24 हो जाएगा। फिर बी में टोटल 36 है,
इसमें से ये पार्ट 5 है तो बाकी का 31 हो जाएगा, और इनको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ गया? ओके, क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ इसमें सेम, ठीक है, इसी में एक पार्ट ढूंढ देता हूँ मैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड अगर मैं पूछूँ कि एन ए माइनस बी निकालो और एन बी माइनस ए निकाल के दिखाओ तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा देखो, तो देखो क्या वो चीज़ है। देखो तो मैं फिर से एक वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है। नाउ यूजिंग वी हैव टू फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया, जो कि है कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस इसका कॉमन पॉइंट, ए और बी का कॉमन पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। हमें पता है 29 है, ये कितना पता है 5 है, तो ये बन जाएगा 24, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये है ओनली ए। देखो ओनली ए 24 है या नहीं, हाँ जी भाई ओनली ए तो 24 ही है, क्योंकि हमें पता है कि ए माइनस बी को हम ओनली ए भी कहते हैं। हाँ भाई, इसके बाद अगेन हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब बी का कितना था भाई 36 था, और ये कितना था 35 था, ये 31 हो जाएगा। तो देखो ये ओनली बी का पार्ट है, क्या ओनली बी 31 है? हाँ जी भाई, अभी हमने निकाला 31 है, ठीक है, ओनली बी, ठीक है, बिकॉज बी माइनस ए को हम क्या कहते हैं, ओनली बी भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मज़ा आ रहा है कि बताओ। तो ये हो गया पहला आंसर, ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मज़ेदार चैप्टर है भाई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें, जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1A एंड B, इसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निकालो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1A एंड B, मतलब A में भी होगा और B में भी होगा, ऐसे एलिमेंट्स बताओ। एग्जैक्टली A में भी होगा और B में भी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुमको पूछा जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। समझ में आया? याद है सिमेट्रिक डिफरेंस किसे कहते थे? हाँ भाई, याद ज़रूर तो होना चाहिए कि A ट्राइंगल B को हम क्या कहते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते थे। याद करो। और इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, सरल सा है, A माइनस बी का यूनियन B माइनस ए के साथ, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब यूनियन के जगह पर हम लिखने वाले हैं प्लस, ठीक है, यूनियन के जगह पर हम लिखने वाले हैं प्लस, ओके। बिकॉज प्लस क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम अभी कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, सेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सेट की बात करते तब हम यूनियन यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेट का कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ सेट्स की बात, सॉरी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। A माइनस बी हमें पता है, देखो निकाला हुआ है ऑलरेडी 24, प्लस B माइनस से 31 है, मिलाकर कितना हो गया 55 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। अब इसका अगर मैं मीनिंग पूछूं तो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें सेंटेंस पर लिखा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1A एंड B, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो हो, मतलब एकदम A में भी, मतलब एकदम यू कैन से ओनली A में है और एकदम ओनली B में है, इनके बीच में कॉमन नहीं है, ठीक है। या तो वो ओनली A में हो या तो वो ओनली B में है, इनका सम, ठीक है। एंड बोला, एंड मतलब क्या, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम गौर से देखें तो भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा ज़रूरत होगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप समझाता हूँ, देखो थोड़ा इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो समझ में आ जाएगा। अब देखो
सिर्फ और सिर्फ ओनली ए में कौन कितने एलिमेंट्स है 24, ओनली बी में कितने एलिमेंट्स है 31, इन्हीं को हमें प्लस करना है। करने के बाद हमें 55 मिला है। समझ में आया? तो इनके बीच में जो कॉमन है 5, उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज हमें पूछा है कि एग्जैक्टली सेट ए में और एग्जैक्टली सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमें नंबर बताओ। ठीक है ना भाई? तो इसमें नहीं बोला कि बोथ ए एंड बी में है, नहीं, एग्जैक्टली 1 ए एंड बी में है, मतलब ओनली ए और ओनली बी में एलिमेंट्स को प्लस करके बताओ। मतलब 24 और 31 प्लस करके 55 मिलेगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। समझ में आ गया? हाँ, समझ में तो आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट में सपोज़ मान लेते हैं 500 एलिमेंट्स हैं। फिर आपका एक सेट ए है जिसमें सपोज़ मान लेते हैं 200 है, और एक सेट बी है जिसमें आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपका 700, अच्छा 500 और ये हो गया। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में 200 है। ओके, 200 नहीं 100 ले लेता हूँ। ओके, अच्छा 150 ले लेता हूँ। ओके, अब एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 500 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट ए है जिसमें 200 है, सेट बी है जिसमें 100 है, और इनके कॉमन पॉइंट पर 150 है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड और फाइंड करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि हाँ मुझे आता है, समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम की मदद से करते हैं। देखो, वेन डायग्राम की मदद से करते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला की मदद से। तो हमें पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ता है, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पहले निकालते हैं फार्मूला के साथ, जो कि होगा एन ए प्लस एन बी माइनस इनका कॉमन पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी। एन ए पता है, अच्छा एन ए 200 है, एन बी ए 100 है, और ये माइनस कर दिया मैंने 150। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया 150। ठीक है, ऑलरेडी वैल्यूज़ रैंडम वैल्यूज़ मैंने लिया है। ओके, अच्छा फिर ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब हमें मिल गया है कि ए यूनियन बी का जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 150 है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो नाउ देयर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। सो टोटल है 500। ठीक है, 500 में से मैंने माइनस कर दिया ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को, मतलब 150 को माइनस कर दिया तो 350 आ जाएगा। ठीक है, 350 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब इसको हम वेन डायग्राम की मदद से और भी क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई असली में हुआ क्या है। ठीक है ना, असली में क्या हुआ है ये हम देखने के लिए वेन डायग्राम का मदद हम लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, वेन डायग्राम चाचा तुम्हारा यूज़ होने वाला है अभी। चलो देखो, बहुत ही सरल सा है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले गिवन क्या है कि एन ए 200 है। एन ए 200 मतलब ये पूरा जो है ए ये 200 है। हाँ भाई, और एन बी कितना है? एन बी है आपका सपोज 100 है ना। हाँ, ये पूरा 200 है और ये पूरा आपका 100 है। ठीक है, और इनके बीच में जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है? 150 है। मतलब इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो 150 है। तो अब मुझे बताओ, हाँ 150 है, फिर जो ए है वो 200 है। ठीक है, ये पूरा 200 है। ये पूरा कितना है? ये पूरा है आपका 200। ओके, ये पूरा आपका 200 है। तो
अगर पूरा 200 है तो बाकी यहाँ पर 150 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 50, ओनली ए होगा 50, और ओनली बी कितना होगा, ओनली बी 100 है, ओनली बी यहाँ पर 100 है, लेकिन 100 तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो कुछ वैल्यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं 300 कर देता हूँ, फिर 300, इसको मैं 200, इसको 150 रखता हूँ। तो थोड़ा चेंज करता हूँ, रैंडम वैल्यूज़ है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 150 500 से माइनस किया तो और हो जाएगा भाई ये तो। अच्छा, इनका इसको बढ़ा देता हूँ, फिर इसको मैं कर देता हूँ सपोज़ 200, ठीक है। तो 200 करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा ये, अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ इसको 200 कर देता हूँ, तो यह बन जाएगा 300, ठीक है 300 बन जाएगा। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा आ रहा है ना कॉमन पॉइंट पर, तो एक काम करता हूँ, इसको और बढ़ा देता हूँ फिर। अच्छा रुको रुको रुको, मैंने कुछ गलती किया है क्या, 150 नहीं, 150 कुछ गलती तो नहीं किया, इसको मुझे ज़्यादा रखना चाहिए ना, इसको कम ही कर देता हूँ एक्चुअली, 100 कर देता हूँ इसको। ओके 100 ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखता हूँ कौन सा कैसा करने से कैसा आता है वैल्यूज़। ओके देखता हूँ, रुको। इसमें बी अगर मैं 200 देता हूँ तो ये 200, अरे यार कलर चेंज करो, 200 100, तो ये कम हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा ये। तो ए यूनियन बी तो आ गया है 400, मतलब टोटल मिलाकर 400 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर 400 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, वही सॉरी, ये 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। हाँ, अब गौर से देखो, तो ए और बी में जो कॉमन है वो 100 है, ठीक है। ए और बी में कॉमन क्या है, 100, और हमें पता है कि ओनली ए जो है वो 300 है, तो 300 में से 100 ऑलरेडी है, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट आपका 300 है, इसमें से ये वाला पार्ट ऑलरेडी 100 पता है, तो बाकी का कितना होगा, बाकी का 200 होगा। सिमिलरली बी कितना है, बी आपका टोटल 200 है, ठीक है। बी आपका टोटल 200 है, ये टोटल आपका 200 है, ठीक है। इसमें से हमें पता है ऑलरेडी ये 100 है, तो बाकी का कितना होगा, ओनली बी कितना होगा, ओनली बी होगा 100, ठीक है। हाँ, फिर गौर से देखो, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो कितना मिलेगा, 200 प्लस 10 सॉरी 200 प्लस 100 प्लस 100 कितना होगा, 400, तो आ गया ना ए यूनियन बी 400। और यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, ये पूरा 500 है, ये पूरा 500 है, ओके, ये पूरा 500 है, ठीक है। दिस होल इज़ 500, ये पूरा जो है रेक्टेंगल ये आपका 500 है, जो कि यूनिवर्सल सेट है। इसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, मतलब ए यूनियन बी जो है वो 400 है, तो बाकी का जो बाहर रेक्टेंगल का पार्ट होगा वो क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका 100, बिकॉज यूनिवर्सल सेट मीन्स रेक्टेंगल इज़ 500। इसमें से ए यूनियन बी आ गया है आपका ऑलरेडी 400, तो बाकी का कितना होगा, 100 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा क्लियरेंस आपके दिमाग में आता रहेगा क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस करें तो कैसा होगा, देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है क्या, अच्छा खासा कोई क्वेश्चन है क्या। अगर अच्छा खासा क्वेश्चन जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिलेटेड, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक क्वेश्चन है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. Okay, how many can speak
बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लेने वाले मतलब बोलने वाले लोग कितने होंगे जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्वेश्चन को समझो, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोगों का संख्या कितने हैं 250, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स आर 200, और लोग कितने हैं टोटल, लोग टोटल है 400। ठीक है 400, ओके 400 लोग हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है भाई साहब यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 200 है, प्लस करने के बाद तो 450 आता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई 400 ही लोग हैं। क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं रे, मैंने बताया था ना कि हिंदी बोलने वाले लोग 250 है। इसमें बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ओनली हिंदी कहने वाले मतलब बोलने वाले लोग ही 250 है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 250 में से ऐसे भी कुछ एक्स नंबर ऑफ लोग हैं, मतलब यू कैन से पीपल हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो 250 को ओनली हिंदी कहना गलत होगा। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंग्लिश बोल रहे होंगे। सिमिलरली ओनली इंग्लिश कहने वाले 200 लोग नहीं हैं, ओनली कहने वाले नहीं है भाई। 200 में से और भी कुछ वाई नंबर ऑफ़ पीपल होंगे जो हिंदी भी कहते होंगे, है ना। इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अब हमें पूछा गया है कि कितने लोग बोथ हिंदी और इंग्लिश कहेंगे, मतलब कॉमन, इनका कॉमन मतलब क्या, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन करते हैं इसका। तो n ऑफ हिंदी, नंबर ऑफ़ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, बोथ मतलब क्या, दोनों ही बोल सके, मतलब दोनों में ही कॉमन हो। ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए हिंदी और इंग्लिश कॉमन है। लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी बोलता है उसके लिए इंग्लिश कॉमन नहीं है, और जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है उसके लिए हिंदी कॉमन नहीं है। हमें ये बताना है कि कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों कह सकते हैं, मतलब उनके लिए कॉमन है। तो कॉमन जब भी होता है तब हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एन हिंदी इंटरसेक्शन। अच्छा, एक और बात, ग्रुप ऑफ 400 पीपल है। इसका मतलब क्या, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलाकर कितने लोग हैं, 400 हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एन हिंदी यूनियन इंग्लिश जो है वो 400 है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है, हमें ये निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस। तो हमारे पास एक फार्मूला ज़रूर है कि एन हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ हिंदी स्पीकिंग पीपल, नंबर ऑफ़ इंग्लिश पीपल माइनस इनका कॉमन पॉइंट, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कह सकते हैं, इनको माइनस करना पड़ेगा। अरे यही वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। और क्या, ये इस वाले फार्मूले से हम इसको निकालना चाहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो हमें ये वाला वैल्यू पता है, यूनियन वाला वैल्यू कितना है 400, हिंदी कहने वाले लोग 250 और इंग्लिश कहने वाले 200 माइनस एन हिंदी और इंग्लिश दोनों कहने वाले। तो 400 में से तुम चले गए 450 चला गया, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ़ हिंदी और इंग्लिश कहने वाले दोनों लैंग्वेज कहने वाले लोग कितने हैं, 400 लोग हैं। अब तुमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर हम वेन डायग्राम की मदद से सीखें तो बहुत आराम से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि चेक इट आउट, देखो ये हिंदी कहने वाले लोग कितने हैं, बताओ हिंदी कहने वाले लोग कितने हैं। हिंदी मतलब क्या, ए सेट मान लेता हूँ उसको। अच्छा, ए नहीं भाई, इसको एच ही मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये आपका एच है। ठीक है, ये आपका एच है हिंदी, और ये आपको इंग्लिश का ई है। तो हिंदी कहने वाले लोग मतलब पूरा ये जो आपका एच का रीजन है वो कितना है, 250 है। अब मुझे देखो, मैंने जो बताया था कि हिंदी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश भी कहते हैं, तो इनको हम येलो से मार्क कर रहे हैं। तो हिंदी कहने वाले लोगों में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश भी आता है। तो मैंने बोला था कि ओनली हिंदी वाले नहीं होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश भी कह रहे होंगे। देखो इसका प्रूफ है। ठीक है, इसमें एक ऐसा रीजन है येलो कलर में जो
इंग्लिश में भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, मुझे पहले बताओ कि हिंदी और इंग्लिश में कॉमन पॉइंट कितना है। 50 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज कहते हैं, तो इनका जो कॉमन पॉइंट होगा उसमें 50 हो जाएगा। सिंपल, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हिंदी कहने वाले टोटल लोग कितने हैं, मतलब एज कितना है 250, इसमें से 50 लोग इंग्लिश भी कहते हैं, सो 250 माइनस 50 कितना हो जाएगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ 200 लोग हैं जो ओनली हिंदी कहते हैं। अब समझ में आया कि ओनली हिंदी कहने वाले लोग 200 हैं, और हिंदी इंग्लिश मिलाकर कुछ लोग हैं वो मिलाकर 250 हैं। समझ में आया, मतलब वो मेनली हिंदी कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो हिंदी और इंग्लिश भी कहते हैं, ठीक है। तो ओनली हिंदी कहने वाले अगर लोग हैं तो वो 200 है, ठीक है। और हमें पता है कि ई जो है मतलब इंग्लिश कहने वाले लोग कितने हैं, इंग्लिश कहने वाले लोग हैं 200, इसमें से ऑलरेडी हमें पता है 50 है, तो माइनस कर दो तो 150 हो जाएगा। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, क्या हो जाएगा, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कहने वाले लोग हो जाएंगे 150, और इंग्लिश कहने वाले लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हिंदी भी कह सकते हैं, वो है 50। ये मिलाकर 200 बनता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है वेन डायग्राम से। अब यूनियन करके देखो, यूनियन करने के बाद 400 आता है कि नहीं, देखो 200 प्लस 50 250 और 150 400 आ जाता है। सिंपल, वेन डायग्राम का मदद से समझ में आ गया। हाँ जी, मज़ा आ रहा है तो बताओ। सेट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक इजी चैप्टर है जो मैंने शुरू कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, आपको देखना है वो, ठीक है। मैंने इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस नहीं, आई गेस एक वीडियो बनाया है, ठीक है, आज ही बनाया है मैंने दोपहर को, ठीक है। अच्छा, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा है मेरे यहाँ से तो डोंट माइंड, ये मेरा कूलर का जो साउंड है वो है। बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ाऊँगा मैं, इसलिए भाई कूलर लगा के रखा है बहुत पास, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर साउंड आ सकता है, मतलब हवा चलने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लॉज के बारे में बात करते हैं। लॉज, कानून के बारे में बात करते हैं भाई, कानून के बारे में बात करते हैं। मैथ्स के कानून क्या क्या है। पहला कानून है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता है, ये कानून के अनुसार क्या कहता है भाई, ये कानून क्या कहता है, देखते हैं कानून क्या कह रहा है। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं ए के साथ तो हमें ए ही मिलेगा, अगर हम ए का इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ तो हमें ए ही मिलेगा। मतलब अगर हम सेम सेट के साथ सेम सेट का यूनियन करते हैं तो हमें सेम सेट मिलेगा, अगर हम सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन पॉइंट निकाल दें, तब भी हमें ए ही मिलेगा। एग्जांपल देने की ज़रूरत है क्या, बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर ए लेता हूँ 1 2 3, फिर से एक और सेट ए लेता हूँ जिसमें भी सेम ही है 1 2 3, तो अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ तो क्या रहेगा, यूनियन करूँगा तो 1 2 3 रहेगा, और इंटरसेक्शन करूँगा तो कॉमन पॉइंट रहेंगे, कॉमन पॉइंट तो 1 2 3 ही है, ठीक है, और 1 2 3 तो हमारा ए ही है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर आइडेंटिटी लॉ देखते हैं क्या है। नंबर 2 आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ देखते हैं भाई, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर तुम एक सेट ए के साथ फाई का यूनियन करते हो तो तुमको सेट ए मिलेगा, और अगर तुम एक सेट ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तब भी तुमको ए ही मिलेगा। कैसे, समझाता हूँ। हमें सामने सपोज एक सेट लिया ए जिसमें है 2 3 4 और 5 में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब सबको ले लो, तो सबको ले लिया हमने ए यूनियन 5, ठीक है, सबको ले लिया मतलब 2 3 4 भी आ जाएगा, और कुछ नहीं है तो उसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन 2 3 4 तो भाई अपना सेट ए ही है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको सेट ए के बराबर है। समझ में आ गया। अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, जैसे कि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 और सेट ए है 1 2 3, तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूँ मतलब कॉमन पॉइंट निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए भी लिख सकता हूँ, या फिर ए यू इंटरसेक्शन है, या फिर एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन यू, तो 1 और 1 कॉमन है 1 लिखूँगा, 2 और 2 कॉमन है 2 लिखूँगा, 3 और 3 कॉमन है 3 लिखूँगा, और कुछ कॉमन नहीं है। और फिर से देखा कि 1 2 3 तो भाई अपना सेट ए ही है, तो सेट ए लिख दिया इसको। समझ में आया, हाँ जी भाई, आइडेंटिटी लॉ समझ में आ गया है।
फिर बात करते हैं थर्ड नंबर लॉ की, जो कि है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बहुत आसान लॉ है भाई, बच्चों जैसा लॉ है। कैसा लॉ है देखो, अगर मैं कहूँ कि A यूनियन B तो वो बराबर होगा B यूनियन A के। ठीक है, जैसा हम कहते हैं ना 1 + 1, अच्छा अगर मैं लिखूँ 2 + 1 3 आता है, तो 1 + 2 करने के बाद भी तो 3 आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 + 1 = 1 + 2, सिंपल। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि A इंटरसेक्शन B, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि B इंटरसेक्शन A, जैसे कि 2 - 1 1 1, रुको, कॉमन पॉइंट है ना, हाँ। एक्चुअली इसको इस एग्जांपल से देना समझाना ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है, छोड़ो इसको, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A एक ही बात है, याद रखो, यही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि A + B = B + A, ऐसा हम पढ़ चुके हैं इसको, वैसा ही है। फिर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि A + B + C को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A + C + B। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि 1 + 2 + 3, अगर मैं पहले 1 और 2 को प्लस करता हूँ तो 3 मिलेगा, 3 + 3 6। वैसे ही अगर मैं 1 + 3 को पहले करता हूँ फिर 2 प्लस करता हूँ, तब भी मुझे क्या मिलेगा? तब भी मुझे 6 ही मिलेगा। तो यही वही है, ठीक है, मतलब A यूनियन B पहले मैंने किया, फिर इसका वैल्यू C के साथ यूनियन किया, ये बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C A, अगर मैं करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में भी सेम है, A इंटरसेक्शन B, इसके बाद इंटरसेक्शन C = A इंटरसेक्शन फिर B इंटरसेक्शन C का ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, आसान है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या कहता है? हमने पढ़ा था कि A × B + C = A × B + A × C, वही तो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही है भाई, यही है, और कुछ नहीं है इसमें। तो लिखो A यूनियन B यूनियन C को मैं लिख सकता हूँ A यूनियन C, और साइन क्या है? यूनियन है तो यूनियन बैठेगा और ये बन जाएगा A यूनियन C। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा रुको, गलत कर दिया मैंने, सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, तो जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन इस मिडिल में भी होगा, बस सेम। ठीक है, तो इसके साथ ये होगा यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर इसके साथ इसका यूनियन होगा। समझ में आया? एक और दिखाता हूँ, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C कैसे लिखूँगा? पहले लिखूँगा A इंटरसेक्शन B, फिर क्या साइन है? यूनियन का साइन है तो यूनियन लगाऊँगा, फिर से A इंटरसेक्शन C। समझ में आया? यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हम कहते थे A × B + C को लिख सकते हैं A × B, फिर जो साइन आएगा प्लस, फिर से A × C। अगर यहाँ पर सेम माइनस होता तो B - C होता, तो कैसे लिखते हैं? A × B, फिर जो साइन है माइनस साइन लगेगा, फिर A × C। ठीक है, यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लॉ। ठीक है, बाकी वाली तो ईजी है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जो लास्ट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर मैं लिखता हूँ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तब हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, फिर यही यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन फिर वापस से B यूनियन। अगर मैं लिखता हूँ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन, इसका मतलब A को यूनियन कर दो,
ठीक है, और जो इंटरसेक्शन साइन है ये चेंज होकर यूनियन बन जाएगा, तो ये यूनियन बन गया और फिर बी इंटरसेक्शन। ये है डी मॉर्गन्स लॉ और ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट में भी आता है, इम्पॉर्टेंट लॉ है ये। तो उम्मीद करता हूँ सभी को जितने भी मैंने अभी लॉ बताए हैं सभी लॉज आपको समझ में आ गया है। इनमें से दो इम्पॉर्टेंट है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। यही दोनों इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ वेन डायग्राम्स करवाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका वेन डायग्राम के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा यू कैन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे कि कुछ न्यू सिखाता हूँ, देखो जैसे कि मैंने लिया एक वेन डायग्राम ऐसा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, अब गौर से देखो भाई साहब, अब गौर से देखो। अगर मैं आपको बोलूँ कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो तुम्हारा उत्तर कैसा होगा, मतलब तुम्हारा वेन डायग्राम दिखने में कैसा होगा। अगर मैं बोलूँ कि ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बताओ कैसा होगा। चलिए एक साथ करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ए मतलब कौन सा, ए मतलब ये पूरा है ना, यूनियन मतलब मिलाकर, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा पार्ट, बी को छोड़कर जितने भी पार्ट है, बी को छोड़कर जितने भी पार्ट है, मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। समझ में आया। अच्छा, ये ऐसा है क्या ये ऐसा है, हाँ जी ये ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसा ही है। तो फिर अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ तो दिखने में मुझे ऐसा ही लगेगा, है ना। हाँ, अब गौर से देखो, ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है ये किसके बराबर है, देखो थोड़ा सा याद करो, ये हमने पहले भी ऐसा डायग्राम में देख के रखा है। सोच लिया, तो क्या हम इसको ओनली बी नहीं कह सकते, बिकॉज ए मतलब तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और बी यूनियन, और बी वाला कौन सा पार्ट है, बी मतलब ये वाला, लेकिन यहाँ पर हमें बी यूनियन का है, मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब रेक्टेंगल से माइनस करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल से इसका एरिया हट जाएगा, बचा कुचा शेड हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ये हो जाएगा, ये वाला भी चला जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये तो ओनली ए हो, सॉरी ओनली बी हो गया, ये तो अपना ओनली बी हो गया, ठीक है ना, ये तो अपना ओनली बी हो गया, मतलब बी माइनस ए हो गया, ठीक है ना, ये तो बी माइनस ए हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैं ओनली बी नहीं कह सकता, क्यों, बिकॉज ओनली बी होने के लिए ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड होना ज़रूरी है, लेकिन हमने जो देखा वो कुछ ऐसा नहीं था, हमने जो देखा वो कुछ ऐसा था कि ये वाला पार्ट छोड़कर बाकी पूरा पार्ट शेडेड था, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसका वेन डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं होगा कि ओनली बी होगा, ठीक है, मैंने गलत बोला था, बट मैंने इंटेंशनली ऐसे गलत बोला, ठीक है। आई होप बहुत लोगों ने मुझे करेक्ट करवा दिया होगा जब मैंने ऐसे गलत बोला था, ठीक है ना। ओके, अगर करेक्ट करवाया है आपने, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके हैं इस चैप्टर को, ठीक है, घबराने वाली बात ही नहीं है अभी कि आप, क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके हैं आप, ठीक है। अभी आपके जो डर है आपके अंदर का वो चला गया है, अगर आपने मुझे करेक्ट किया है कि मैंने गलत बोला, ठीक है। अच्छा, नाउ सी, इसको मैं शेड कर देता हूँ, तो ये मैंने इसको शेड कर देता हूँ ना,
तो उम्मीद करूँगा कि आपको अभी तक जितने भी मैंने समझाया है समझ में आया होगा। हम अभी और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो ज़रूरी है, ठीक है, समझने का ट्राई कीजिए और डाउट्स पूछें अगर कुछ डाउट है तो। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से, बैकलॉग्स मत रखो। जितना बैकलॉग्स रखोगे उतना ही आपका नुकसान होगा, ठीक है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सबको ये पता है ये बातें, ठीक है। बिकॉज आप 10th में भी ऐसे ही करते थे, है ना। फिर आपने 10th में लास्ट की तरफ आप पागल हो, मतलब पागल जैसे हो गए थे, भाई मैंने कुछ कंप्लीट किया नहीं, ऐसा वैसा हो गया था, है ना। तो बैकलॉग्स मत रखो, बैकलॉग्स रखने का नहीं। ओके, उम्मीद करूँगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे ये हुआ। ओके ओके, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना। वाइट कर देता हूँ उसको तो और भी अच्छा लगेगा। ओके, ओके। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। कैसे? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए ड्रॉ करता हूँ, ओनली ए मतलब क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ए, ओनली ए। और अगर मैं बी यूनियन ड्रॉ करता हूँ, बी यूनियन मतलब क्या, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़कर जितना भी पार्ट है, बी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स, मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, बी को छोड़कर। फिर देखो इन दोनों फिगर्स में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन की बात नहीं है, यूनियन की बात है, मतलब सब कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी चला जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट भी शेड हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा, मैंने शेड किया नहीं, शेड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट भी शेड हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यूनियन है तो सब कुछ लेना पड़ेगा, किसी को छोड़ नहीं सकते, कॉमन पॉइंट नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, सब कुछ लेना पड़ेगा, सबको एक साथ यूनाइट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, मतलब एक अभी अगर मैं इंटरसेक्शन लिखता तो क्या होता, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसका वेन डायग्राम मुझे करके दिखाओ, जल्दी से इसका वेन डायग्राम मुझे करके दिखाओ, जल्दी से। ट्राई इट आउट, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सोच समझ के आपको करना है। वही ट्राई करो, तब तक मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट, ट्राई करो, बताओ कैसा होगा। अभी इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन पॉइंट ढूंढो। मैं बता दूँ क्या, हिंट दूँ क्या, हिंट हिंट देता हूँ, देखो हिंट देता हूँ, देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, ए बोला है तो ए सेट करो, ए शेड कर दो, सबसे पहले शेड कर दिया, फिर बी यूनियन शेड कर दो, मतलब ये वाला पार्ट, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कॉमन बताओ बताओ, कॉमन क्या दिख रहा है, सोचो सोचो, क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो बताओ, जल्दी से बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या नहीं। आई होप तुमको दिख रहा होगा कॉमन क्या है, सोच के देखो। इंटरसेक्शन बोला है ना, तो कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन। ओके देखो, अगर मैं
इस वाले रीजन की बात करूं, बाहर वाला रीजन कॉमन नहीं है, बिकॉज बाहर वाला रीजन यहाँ पर शेडेड नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमन नहीं होगा। ओके, अगर मैं ये वाला रीजन की बात करूँ, कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, वो भी कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये शेडेड है, यहाँ पर ये अनशेडेड है, मतलब यहाँ पर भी कॉमन नहीं है। कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट ये पार्ट है, कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट, वो यहाँ पर भी शेडेड है और यहाँ पर भी देखो ये शेडेड है कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? लेकिन ये पार्ट हम क्या कहते हैं? ओनली ए पार्ट शेडेड है। कह सकता हूँ मैं ऐसा? हाँ, अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ओनली ए पार्ट शेडेड है। यहाँ पर भी ओनली ए पार्ट शेडेड था, यहाँ पर भी ओनली ए वाला पार्ट शेडेड था। ठीक है, तो आई हैव टू ड्रॉ इट लाइक दैट, कि ये कुछ ऐसा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली ए को शेड करना है। ठीक है, ओनली ए को आपको क्या करना है? शेड करना है। समझ में आया? कुछ समझे? ओनली ए को आपको शेड करना है। उम्मीद करता हूँ समझा पाया हूँ अभी तक तो। ठीक है, ओनली ए को शेड करना है, बिकॉज कॉमन निकालना है भाई। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन पॉइंट निकालना है। तो कॉमन पॉइंट जो है वो मैंने बताया। ठीक है, अगर आपको वेन डायग्राम में दिक्कत है तो मैंने जैसे स्टेप वाइज करवाया है वैसे करो। पहले ए का वेन डायग्राम ड्रॉ करो माइंड में या फिर रफ में, फिर रफ में ड्रॉ करने के बाद बी कॉम्प्लीमेंट का ड्रॉ करो, फिर देखो कौन सा रीजियन दोनों ही डायग्राम्स में आ रहा है कॉमन, तो कर दो कॉमन करके। और यूनियन है तो सबको ऐड कर दो भाई, कोई मतलब कॉमन पॉइंट नहीं, सबको ऐड कर दो। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ओनली ए। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि हमने देखा कि ए माइनस बी का भी एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे? ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब माइनस जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो रहा है और बी के पास एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक न्यू फॉर्मूला बन गया है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बी माइनस ए, तब मुझे लिखना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? समझ में आया बताओ? समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तब भी करेक्ट होगा, जैसे कि ए माइनस ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस को इंटरसेक्शन में बदलो और बाकी को कॉम्प्लीमेंट बना दो। तो ए माइनस ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, वैल्यू होगा वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तभी सेम ही बात है, इसको इंटरसेक्शन करो और बाकी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट बना दो, बाकी जो है इसको कॉम्प्लीमेंट बना दो। सिंपल, ये आपके फॉर्मूलेस बन गए, ये आपके नए फॉर्मूलेस बन गए। ठीक है, इसको एक फार्मूला चार्ट बना लो अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास कंप्यूटर है, या फिर मोबाइल में बना लो, फिर इसको प्रिंट करवा लो। ठीक है, प्रिंट करवा लो या फिर हाथों से लिख लो भाई। अगर घर पे कंप्यूटर नहीं है तो घर पे नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाथ से लिखो, टेबल जैसा बना लो, फिर चिपका लो भाई अपने वॉल पर, दीवार पर लगा दो, फिर देखते रहो इसको। ठीक है, सोते जागते, बात करते, खाते देखते रहो तो अपने आप ये याद आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि भाई समझ में तो आ रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छा, फिर हम बात करेंगे एक क्वेश्चन को लेकर जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके स्कूल में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो सेट है अपने पास, एक सेट ए है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, आर टू सेट्स such that cardinal number of set A is 3 and cardinal number of set B is 6. Now question is what can be the minimum
एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोमन 1 क्वेश्चन ए यूनियन बी, रोमन 2 क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए यूनियन बी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसको कैसे पता लगाएंगे भाई, समझ नहीं आ रहा है? अरे समझने की ज़रूरत है। देखो कैसे समझाएंगे, देखो ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखो सबसे पहले हम दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सेट ले लेते हैं हम। दो सेट है तो इसमें 1 2 3 है और बी में सपोज मान लेते हैं कि 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है भाई। तो डिफरेंट सेट लिया, सेम सेट मैंने मतलब कॉमन कुछ लिया नहीं है, ठीक है। अब देखो बातों को समझो, ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक देखो। ओके स्टार्ट करते हैं, चलो। रोमन 1 ए यूनियन बी, राइट। तो देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मतलब जब तुम ए यूनियन बी करोगे, ठीक है, इन दो सेट का ए और बी का जिनके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ़ कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम। मतलब सपोज ए और बी है, मैंने इसको यूनियन किया तो इसके अंदर कितने सेट हो गए, मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब मैंने ए यूनियन बी किया तो मुझे एक सेट मिला, सेट बन गया मेरा। उसमें कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो गए हैं, 9 मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे आपको मैं समझाता हूँ, देखो। अब मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कब होगा, ये याद रखो। मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तब होगा जब सेट ए और सेट बी में कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे होंगे। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अभी ये बी सेट जो है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉमन एलिमेंट्स जो है वो है 3, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सेट बी बनाया, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसका मैं यूनियन करता हूँ तो रहेगा कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तो देखो जब दोनों सेट में मैंने सेट ए को बी का सबसेट बना दिया, ठीक है, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे बी में हैं, तब जो सेट बना उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। और ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है जो तुमको मिलेगा जब तुम किसी भी दो सेट्स को तुम यूनियन करोगे, ठीक है। जब तुम इसको यूनियन करोगे तो मिनिमम नंबर जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के वो होंगे 6। कैसे, अगर ये गिवन कंडीशन के लिए, कौन सा कंडीशन, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। सो जब किसी सेट में 3 एलिमेंट होगा और एक और सेट में 6 एलिमेंट होगा, तब जब तुम दूसरे सेट को इसका सुपर सेट कर दोगे, ठीक है, जब तुम दूसरे सेट को इसका सुपर सेट कर दोगे तब तुमको समझना पड़ेगा कि 1 2 3, जैसे कि यहाँ पर A इज़ द सबसेट ऑफ B and we can see that all the elements in A are already present in B। तो इसको करने के बाद भी, सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमन रखने के बाद भी सेट के अंदर, मतलब A यूनियन B करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे वो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मिलेंगे। इससे कम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ही कुछ ऐसा है कि तुम उसको नीचे और नहीं कर सकते। कि अगर तुम ऐसा कर दिया कि भाई जैसे कि 1 2 3 और इसमें एक और सेट है, सपोज ए, इसमें B है, जैसे कि अगर मैंने कर दिया इसको 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, अगर मैं उस कुछ ऐसा भी करता हूँ, ठीक है, मतलब 6 एलिमेंट्स की जगह पर सपोज मैं 4 5 6 की जगह फिर से लिखता हूँ 5 7 9, ठीक है, मतलब 6 एलिमेंट्स होने चाहिए वैसे, तो मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है, तो मिनिमम मेरा बनेगा 6 एलिमेंट्स, ठीक है, एक सेट में। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ 1 2 3 और एक सेट ले लिया मैंने 1 2 4 5 6 7, तो जो सेट बनेगा ए यूनियन बी करने के बाद वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। 6 से ज़्यादा है, 6 से कम आएगा ही नहीं। तुम ट्राई करके देख लो, तुम ट्राई करके देख लो कि तुम एक सेट लो 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, मतलब 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, और दूसरा सेट ले लो और तुम सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन कर दो इनके बीच में, फिर भी मिनिमम नंबर तुमको कितने मिलेंगे यूनियन करने के बाद? 6 ही मिलेंगे। 6 सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा जब तुम ए यूनियन बी करोगे और ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए तुम्हारे 6, ठीक है। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम होने के लिए सारे के सारे तुमको अनकॉमन एलिमेंट्स रखने हैं, पूरा अनकॉमन रखना है, पूरा अनकॉमन। देखो मैंने क्या कर दिया, पूरा अनकॉमन रख दिया, जैसे कि अरे सॉरी हाँ ठीक ही तो है पागल, इसको हटा देता हूँ। 4 5 6 7 8 9, देखो कोई मैच नहीं है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैच नहीं है। तब जो सेट बनेगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सेट कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए। तो देखो जब हमने ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी किया तब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 9 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। देखो अगर सपोज़ मैंने क्या किया कि मान लेते मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3 और एक और सेट बी लिया जिसमें मैंने एक एलिमेंट को कॉमन रखा, बाकी सब चेंज। तब जब मैं ए यूनियन बी करूँगा तब जो सेट बनेगा उसमें एक कॉमन, फिर 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ये मैक्सिमम नंबर नहीं है। तो देखो जब हमने अनकॉमन रखा एलिमेंट्स को तब जो सेट बनेगा वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब तुम ए यूनियन बी करोगे, ये याद रखो। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि समझने की मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको ऐसा अरेंजमेंट करना है सेट का जिससे कि जब तुम दोनों सेट का यूनियन करोगे तो सबसे कम एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। तो कम एलिमेंट्स होने के लिए मैं क्या करूँगा? मेरे पास दिमाग में आएगा कि मैं कॉमन कर देता हूँ एलिमेंट्स को, है ना। मैं एलिमेंट्स को क्या करूँगा? कॉमन रखूँगा। तो मैंने कॉमन रखा था 1 2 3 रखा था ए में, ठीक है, और बी को बी में भी रखा था मैंने 1 2 3, मतलब पूरे सेट ए को मैंने बी में रख दिया था। तब भी मैंने देखा कि ए यूनियन बी किया तो 1 2 3 4 5 6, तो जब मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट्स को सेम रखा, ए को सबसेट बना दिया बी का, तब भी जो सेट बन रहा है उसमें 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, इससे छोटा नहीं बनेगा, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम करने के लिए याद रखना, मैक्सिमम करने के लिए सारे के सारे अनकॉमन मैंने एलिमेंट्स ले लिए, कोई भी कॉमन नहीं लिया, बिकॉज अनकॉमन करने से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिलेगा जब ए यूनियन बी की मैं बात करूँगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में उल्टा हो जाएगा। देखो अब मैं ए और ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज होगा, इसमें कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा थोड़ा सा। देखो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो हमें ऐसा दोनों सेट चूज़ करने हैं जिसका अगर मैं कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले। ओके, तो मान लेते हैं मैंने सेट लिया ए और बी, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ भी कॉमन नहीं रखा, मैंने कुछ भी कॉमन नहीं रखा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी 5 होता है और हम इसको कहते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं?
मतलब दोनों सेट के बीच में 5 नंबर ऑफ, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसा केस भी होता है जिसको हम कहते थे डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में होंगे वो होगा 5। मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा ए और बी के बीच में कॉमन, ऐसा भी केस हो सकता है। जैसे कि इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स हैं, नथिंग, 5 कह सकता हूँ मैं इसको। तो मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 5 हो सकता है कि सबसे कम कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी के बीच में जब इंटरसेक्शन करूँगा। ऐसा केस भी हो सकता है। हमें यही पूछा गया है कि कम से कम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं जब तुम ए इंटरसेक्शन बी करोगे, तो सबसे कम कितने एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे सेट में? तो 5 होगा आंसर, ठीक है। और मैक्सिमम कितने होंगे? अब मैक्सिमम होने के लिए कॉमन कर दो कुछ, ठीक है। जैसे कि मैंने 1 2 3 को कॉमन रखा, 1 2 3 को कॉमन रखा, मतलब मैंने सेट ए को सबसेट बना दिया बी का, तो 1 2 3 रहेगा सिर्फ और सिर्फ कॉमन पॉइंट्स। और यही सबसे मैक्सिमम है, दिस इज़ द मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम। समझ में आया? यही मैक्सिमम होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम किसी भी दो सेट्स को अगर तुम इंटरसेक्शन करते हो, कॉमन पॉइंट ढूंढते हो, तो तुमको मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे? 3। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गिवन कॉन्टेक्स्ट के लिए है, जब एक सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे और दूसरे सेट में 6 एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए ये तुमको आंसर मिलेगा। हो सकता है कि अगर तुम इसको 4 और 8 कर दोगे तो तुमको सेम आंसर ना मिले, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर कांस्टेंट रहेगा, वो होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हेन वी डू ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा ट्रू है कि हमेशा अगर तुम दो सेट लो, मतलब कोई भी 3 सेट 2 सेट लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब यू कैन से कॉन्फर्म है कि उनके बीच में ऐसा भी केस आएगा जिसमें उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं 5, मतलब वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ऐसा भी केस हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का केस जो है वे हमेशा कांस्टेंट सेम रहेगा, ये वाला केस। बाकी के चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये वाला हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला इस वाले गिवन कॉन्टेक्स्ट में भी सेम है, बाकी कॉन्टेक्स्ट में अगर देते हो तब भी सेम होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर मैं नहीं समझा पाया तो ज़रूर से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, कि भाई ये कैसे मिनिमम मैक्सिमम कैसे हुआ। मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा कि इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि एक और वीडियो मुझे चाहिए होगा इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, और भी कुछ बाकी है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, तो उसको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।